नमस्कार छात्रों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए 2020 के जो अभी कठिन रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, उसकी सीरीज लेकर के आया हूं। तो उसी के 7 क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूं लेकर के। तो आप इसको देखें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि होली के टाइम पर पेपर है तो वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, देखिए पोस्टपोन होगा नहीं होगा अच्छी बात है। पोस्टपोन हो जाता है तो आपको कुछ समय और मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और यदि नहीं होता है तो आपकी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि कल भी पेपर ले ले तो आप आज अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो ज्यादा बात ना करते हुए देखते हैं इनको कैसे आसानी से हम हल कर सकते थे और कैसे हमने इनको अपने कठिन बनाया। देखिए 5 मित्र हैं, KLMNO, इतना पढ़ लिया पेपर में। बस ज्यादा नहीं देखना है, बस एक टेबल बनानी है। जैसे ही आपने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को पढ़ा तो उसमें आप व्यक्ति देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, बोलिए व्यक्ति। उसके बाद मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति मार्क हो गए। अब बस बैठाना शुरू कर दीजिए। एन के ठीक दाएं हैं, एन के दाएं। मैंने आपको बताया था कि ये 5 मित्र है, मैंने इसमें लिखना भूल गया। वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठते हैं, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब उनका मुख किस तरह, इस तरीके से देखिए। यदि बाहर की तरफ बैठते तो ऐसे बैठाते, केंद्र से बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स दी सेंटर। और टुवर्ड्स दी सेंटर मतलब केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर इस तरीके से बैठे हुए होंगे। अब इनका मुंह दाया किस तरफ होगा आप पता कर सकते हैं। यदि आप केंद्र की तरफ मुंह तो दाया इस तरफ होगा, मतलब इस तरीके से ये दाया है और इस तरीके से ये क्या है, बाया है। इस क्वेश्चन को कराने के बाद आप शांत नहीं बैठेंगे, आप किरण प्रकाशन में जाएंगे और इससे सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगातार सोल्व करेंगे, कम से कम 10 से 20। ठीक है, ये दाया है, ये बाया है। तो एन के ठीक दाएं हैं। एन किसके दाएं हैं, एन इज टू द राइट ऑफ, इज द करेक्ट राइट ऑफ के। ठीक है ना, तो एन के दाई ओर है, तो एन के दाई ओर, ये हो गया एन के दाई ओर। ठीक है, एन के दाई ओर है। एल एम के ठीक बाएं हैं, ठीक लिखा हुआ है। ठीक मतलब करेक्ट है, ठीक ठीक मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में। तो एल एम के ठीक बाएं हैं, तो हम लिख देते हैं एल। देखिए बायां इस तरफ है तो एल एम के बाएं हैं। देखिए यदि एम ऐसे बैठा तो उसका बायां हाथ इस तरफ होगा, तो एल एम के ठीक बाएं है। एन एम के दाएं दूसरा है, एन एम के दाएं दूसरा है। देखिए एन जो है वो एम के दाएं दूसरा है क्या, देखिए दाएं, एम का दाएं किधर, इधर की तरफ। तो 1 2 नहीं है, मतलब मैंने गलत बनाया है। एम और एल की पोजीशन मैंने गलत बनाई है। तो पहले पढ़ लें, एन एम के दाएं दूसरा आ रहा है कि नहीं। एन एम के दाएं दूसरा तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब आप बनाएंगे एल एम के ठीक बाएं है, तो एल एम के ठीक बाएं मतलब इस तरफ हो जाएगा। बाएं मतलब ऐसे जाना है और दाया मतलब ऐसे, बाया मतलब ऐसे, दाया मतलब ऐसे जाना है। बस जब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हो तो ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन बच गया। बचा क्या है, ओ। तो ओ आ गया यहाँ पर, क्योंकि 4 ही तो लोग, 5 ही तो लोग थे। 4 की उसने पोजीशन देख दी, लास्ट की पूछ लिया। उसमें कठिन क्या लगा मुझे तो समझ में नहीं आया। बड़ा ही सिंपल था कि आपने देखा एन के ठीक दाएं हैं, तो आपने एन के ठीक दाएं, के ठीक दाएं एन को बना दिया। फिर बोला एल एम के ठीक बाएं हैं। पहले मैंने इनकी रॉन्ग पोजीशन लिख दी, लेकिन जैसे ही मैंने अगला पढ़ा तो मेरी समझ में आया नहीं यार गलत हो गया, क्योंकि मैंने इधर रख दिया था। तो जो एन था, एन एम के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा मतलब 1 2। देखिए एन एम के दाएं दूसरा, दाएं दाएं मतलब इधर की तरफ, और दूसरा मतलब 1 2। दाएं तीसरा मतलब 1 2 3। दाएं चौथा मतलब 1 2 3 4। इस तरीके से आप काउंट करेंगे। दूसरा मतलब 1 2, और ठीक दाएं मतलब बिल्कुल पास में। तो ओ की पोजीशन कहाँ है, देखिए एन एम के बीच है क्या, एन और एम के बीच नहीं, गलत के है तो ये गलत हो गया। एल के दाएं तीसरा है क्या, एल के दाएं तीसरा। देखिए ओ की पोजीशन, एल का दाएं किधर है, इधर 1 2 3 नहीं, एल के दाएं तीसरा तो एन है, 1 2 3, एल के दाएं गलत। एन व एल के मध्य, एन व एल के मध्य बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ की पोजीशन कहाँ है, एल और एन के मध्य। तो देखिए कितनी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस करते, तो आपको ये कठिन नहीं लगता क्वेश्चन बिल्कुल भी। देखिए ये तो मैंने अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से लिया हुआ है, और इसको तो मैंने काफी वीडियो डिटेल में कवर करा रखा है। तो आप जाएं तो यूट्यूब पर जा के देख सकते हैं स्टेटमेंट की वीडियो जितनी भी मैंने करवाई है। कोई आदमी इंजीनियर नहीं है, देखिए आदमी, और कोई आदमी इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर का गोला बनाऊंगा, उससे क्रॉस कर दूंगा। इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है,
तो इंजीनियर के गोले से ड्राइवर के गोले को क्रॉस कर दूंगा। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कुछ ड्राइवर दुकानदार है, और कुछ ड्राइवर को क्या बना दूंगा मैं, दुकानदार बना दूंगा। ठीक है, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है कथन एवं निष्कर्ष की, जाइए उनको देखिए। यदि क्वेश्चन नहीं बनता आपसे चुटकियों में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, कोई आदमी इंजीनियर नहीं है, अब वो पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है, निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ आदमी ड्राइवर हैं, देखिए कुछ आदमी ड्राइवर हो सकते कि कोई आदमी इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, तो कुछ आदमी ड्राइवर हो सकते थे क्योंकि उसने मना नहीं किया है। कुछ आदमी ड्राइवर हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन यदि हो भी सकते हैं और नहीं भी की कंडीशन माने तो मतलब पूरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि उसने मना तो नहीं किया कि आदमी ड्राइवर नहीं है, उसने आदमी और इंजीनियर और ड्राइवर का बोला है, ना कि आदमी और ड्राइवर का। तो आदमी ड्राइवर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पक्का नहीं कह सकते। जब पक्का नहीं कह सकता मतलब वो निष्कर्ष गलत है, तो ये तो गलत हो गया। कोई दुकानदार इंजीनियर नहीं है, देखिए उसने आदमी और इंजीनियर का बोला, इंजीनियर ड्राइवर का बोला, लेकिन दुकानदार का इंजीनियर से कहीं पर कोई संबंध है क्या, देखिए ध्यान से। उसने ऐसा बोला कि इंजीनियर दुकानदार नहीं है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई आदमी इंजीनियर नहीं है, कुछ ड्राइवर दुकानदार है, मतलब उसने दुकानदार और इंजीनियर का मत नहीं बोला, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसमें पूछा क्या, कोई दुकानदार इंजीनियर नहीं है, तो नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो भी तो सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा बोला तो नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। जब हो और नहीं हो दोनों की असमंजस की स्थिति हो तो निष्कर्ष क्या होता है, गलत। अब देखिए, कुछ दुकानदार इंजीनियर नहीं है, कुछ दुकानदार इंजीनियर नहीं है मतलब देखिए कुछ दुकानदार जो है, देखिए कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, पहली बात तो आप जो समझिए, इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, और कुछ ड्राइवर दुकानदार है, और कोई भी ड्राइवर इंजीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये जो ड्राइवर होंगे वो इंजीनियर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ड्राइवर इंजीनियर नहीं है, उसने कहा है कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं। देखिए सेकंड वाला, तो मतलब इंजीनियर ड्राइवर तो हो नहीं सकते, और दुकानदार इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब ये वाले जो दुकानदार हैं वो ड्राइवर हैं और ड्राइवर इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दुकानदार इंजीनियर नहीं है, क्योंकि ये देखिए क्रॉस हो रहा है, देखिए इसमें कुछ दुकानदार आ रहे हैं, और ये वही दुकानदार है जो ड्राइवर भी है, और ड्राइवर कोई इंजीनियर नहीं है। तो दुकानदार, कुछ दुकानदार होंगे, ये वाले जो ऊपर वाले हैं वो इंजीनियर नहीं होंगे। बाद बाकी ये हो भी सकते हैं बचे हुए और नहीं भी हो सकते, बचे हुए भी हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये तो नहीं है क्योंकि कोई भी ड्राइवर इंजीनियर नहीं है। तो ये वाला कथन क्या हो गया, सच। तो आप कथन 3 निष्कर्ष सही है पे आप उसको टिक कर देंगे। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, आप चाहते तो इसको बड़ी आसानी से ब्लॉक खींच करके आसानी से बना सकते थे। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, सी का है माइनस और डी का है भाग, तो इसका मान कितना होगा, इसमें इसका मान बोला है। तो देखते हैं, सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं, 63 भागे, डी का मतलब क्या, देखिए भाग, तो मैंने यहां से देख लिया 7। बी का मतलब क्या है, गुणा 9। ये ए का मतलब है प्लस, प्लस 4 हो गया, देखिए। फिर ए का मतलब है प्लस 24। सी का मतलब क्या है, देखिए माइनस 264, और डी का मतलब है भाग। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें हमेशा बताया है, जिन लोगों को नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं वो समझ लें। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। बोलिए क्या किया जाता है, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट फिर भाग, पहले ब्रैकेट फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस और ऋण, कुछ भी आप सॉल्व कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ब्रैकेट भाग गुणा प्लस माइनस, ब्रैकेट भाग गुणा प्लस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 63 भागे 9 और 4 कितने हो गए, 13, प्लस 24 माइनस। अब बहुत से लोग 88 का पढ़ा तो आता नहीं, 88 तो 264 में भाग देना है। तो देखिए आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 88 का 264 में भाग 100% जाएगा यदि आंसर सभी पूर्ण संख्याओं में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 88, इसमें मतलब पॉइंट में तो कुछ नहीं आएगा, मतलब 88 से 264 में भाग चला जाएगा। अब बहुत से लोग भाग देने की प्रोसेस करने लगते हैं, तो भैया करने की जरूरत क्या है, देखिए 264 में भाग देना, तो आप यूनिट डिजिट देखिए, 8 का पढ़ा, यूनिट डिजिट क्या है इसमें 8, और आप उसको गुणा कीजिए तो यूनिट डिजिट 4 पे आ जानी चाहिए। कैसे, 88 का 88 8 आ रही है, नहीं, 88 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 6 आ रही है, हमें क्या चाहिए 4, गलत। फिर 8 दिया 24, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, इसमें भी 4 है, मतलब 3 बार भाग जाएगा सीधा। देखिए सॉल्व हो गया।
अब बहुत से लोग भाग देते रहते, काटते रहते और फिर ऐसे समय चला जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। तो इस तरीके से ना करें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब पूरा सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट अब नहीं बचा है तो उसको मैं 3 लिख सकता हूँ। ब्रैकेट भी सॉल्व हो गए, ये वाला ब्रैकेट मैं सॉल्व कर दिया। अब पहले भाग करेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 9 7 63 आ जाएगा। 9 गुणा 13 प्लस और 24 में से आप 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए, इसको भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसमें भी 13 से 9 का गुणा करेंगे, फिर 21 को जोड़ेंगे। देखिए, इसमें भी यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। देखिए, 9 तिया कितना आ रहा है, 27, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7, और उसमें क्या जोड़ेगा, इकाई का अंक 1, तो यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। तो 8 किसमें है, इसमें है और इसमें है। जब यूनिट डिजिट दोनों में 8 दिए, इसका मतलब थोड़ा सा हमें अंदाजा लगाना जरूरी है कि 13 नंबर कितने होते हैं, 117। 117 में 21 जोड़ेंगे तो 118 से तो आगे वैसे ही चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 138, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 8 है। यदि आप सीधा जोड़ सकते हैं 13 नंबर 117 में 21 जोड़े तो 138, आंसर सीधा हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस प्रश्न को भी सॉल्व किया जा सकता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत कठिन नहीं था। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, एग्जाम में देख के तुरंत समझ जाना। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। तो मैं क्या बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि ए बी का पुत्र है, तो आप इसको ऐसे बना लिए करें। इसका मतलब ये होता है, ये वाला जो व्यक्ति है वो इसका क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए, और इसको आप का समझ लीजिए, ये चोंच निकली है इसको का, तो ए बी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का अर्थ है पति, भाग का अर्थ है भाई, और गुणा का अर्थ है पत्नी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाए के भागित गुणा, और इसमें एल का एम से क्या संबंध है, उसने पूछा एल का एम से मुझे संबंध बता दो। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करें, ए इस तरीके से, क्यू। अब देखिए, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, वो भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के किसका भाई है, क्यू का भाई है। क्योंकि क्यू का मतलब मैंने बताया तीर का निशान को क्या मान लेंगे। अब जो फिक्स है, आप इस क्वेश्चन को फिक्स कर लीजिए कि इसमें का ही आएगा। के किसका भाई है, क्यू, क्यू का भाई के नहीं, के क्यू का भाई है। ठीक है, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर, देखिए अगला है गुणा। गुणा की जगह मैं तीर का निशान लगा रहा हूं, और गुणा का अर्थ है पत्नी, तो ये पत्नी हो गई किसकी, एम की। ठीक है, फिर अगली बार फिर मैं लगा रहा हूं, अगला क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र है, तो पुत्र। ठीक है, फिर गुणा है, एम के बाद आर है ये, उसके बाद क्या है आपका गुणा। तो गुणा का अर्थ क्या है, पत्नी, तो ये हो गया पत्नी। और पत्नी के आर किसका संबंध है, डी का। ठीक है, उसके बाद डी का प्लस, तो ये पुत्र है किसका, एच का, क्योंकि प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र है। और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, पति, तो ये पति है एल में। तो एल का एम से संबंध बताइए, एल का एम से, तो मतलब एल का एम से पूछा, मतलब एल पूछ रहा है कि एल एम का क्या लगता है। एल का एम से मतलब एल के बारे में बताना है कि एल दादी है, नानी है, फूफी है, कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लिए के क्यू का भाई है। अब जहां से चलते हैं हम, एल और एम से हमें मतलब है केवल। तो एल किसका पति है, एच, पति है एल का, तो एच क्या हो गया, पति है एल का, मतलब ये हो गई महिला, और जिनके क्या हो गए, पति हो गए एच। ठीक है, हमने ऐसे चल दिया। डी उनका क्या है, पुत्र है, तो जी एच और एल का क्या हो गया, बेटा। देखिए मनी वन में कैलकुलेशन चल रही है, एच और एल का क्या हो गया, बेटा। ये महिला है तो इनका ये पुत्र है, और ये उनकी पत्नी है। ठीक है ना, तो एल और एस तो जोड़े हो गए पति पत्नी के, क्योंकि ये पति है, और डी और इनकी पत्नी हो गई। और पत्नी का भी कौन है, पुत्र कौन है, एम है। देखिए जरा ध्यान से, पत्नी का भी पुत्र है। देखिए ये मैडम है, महिला है, महिला के पति है, तो इनका डी पुत्र हो गए, और महिला की ये कौन हो गई, बहू हो गई, सीधा यहां से दिखाई दे रहा, और बहू का भी बेटा। तो एल कौन हो गई यहाँ पर, देखिए पुत्र से संबंधित है, पुत्र की पत्नी, पत्नी का बेटा, मतलब इनका भी बेटा हुआ एम, और ये पुत्र की माँ मतलब मेल तरफ से हुई, मेल तरफ से क्या कहलाता है, दादी कहलाता है। तो एल किसकी कहला जाएंगी, दादी हो जाएंगी। देखिए सीधा सीधा आंसर है इसका। यदि आप इस फ्लो चार्ट से करेंगे तो आपको बहुत ही क्वेश्चन सिंपल, आगे मैं और भी जब लेकर के आऊंगा तो उसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा।
आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6,764 रुपए PQRS में 8,6,3,2 के में अनुपात में वितरित की जाती है, तो PQR की धनराशि क्या है। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है अनुपात समानुपात की तो कृपया जाकर के देख लीजिए। मैंने बताया था जब भी अनुपात में दिया होता है तो x मान लेते हैं, तो 8x 6x 3x और 2x किसकी हो जाएंगी PQRS। अब टोटल धनराशि कितनी है 6,774, तो सबको जोड़ दो और इसके बराबर रख दो। तो सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19x 8 6 14 3 17 और 2 19 और 6,764 और x का मान अपन ने भाग दिया यहाँ से, तो 19 3 57 106 19 5 95 और 19 356 आ जाएगा x का मान। अब आपसे क्या पूछा है कि P और R की धनराशि क्या है, तो P की कितनी है 8x और R की कितनी है 3x, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 और 3 11x और 11 और x का मान आपके पास है, ये आ ही चुका है 356 और 356। आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे इसका तो 3,916 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। देखिए मैथ के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जो व्यक्ति में मैथ नहीं बनता उनको बहुत लॉस होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स आता है वो इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। आप जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 4 फिगर हैं और 5वां फिगर क्या होगा। इस प्रकार के फिगर में आप कुछ नहीं कीजिए, एक सिंबल उठा लीजिए कोई भी। देखिए ये वाला है व्हाइट ट्रायंगल, ये सफेद त्रिभुज है, फिर काला त्रिभुज, देखिए ठीक है, फिर सफेद त्रिभुज, फिर काला त्रिभुज, फिर अगले में क्या आना चाहिए आप खुद बता सकते हैं, सफेद आना चाहिए, सफेद काला सफेद काला सफेद। तो देखिए इसमें काला इसमें काला, तो देखिए दोनों तो रिजेक्ट हुई है। कितना इजी पड़ रहा है आपको। आप लोग कहते हैं कि कठिन है, कहाँ है कठिन रीजनिंग, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते या आप मार्गदर्शन सही से नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश। अब देखिए 2 में व्हाइट है, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है। तो मैं ट्रायंगल तो देख चुका हूँ, अब मैं गोला देख लेता हूँ। देखिए ये गोला है, ये गोला पहले कहाँ है नीचे, फिर बिल्कुल नीचे चला गया, फिर ऊपर देखिए कैसे आ रहा है, पहले आधा किसका इधर आया, आधा किसका नीचे, फिर उसी लाइन में बाईं तरफ ही ऊपर चढ़ गया। तो अब कहाँ जाएगा, बिल्कुल टोटल ऊपर चला जाएगा। तो इसमें चला गया टोटल ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा आगे देखने की जरूरत है। तो इस तरीके से प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार अगली सीरीज में बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको इसी तरह। तो हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। सोयस ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण पूर्व की तरफ 130 मीटर जाता है। देखिए मैंने बताया था हमेशा पूर्व इधर, पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं आपको ऐसी माननी है, यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और ए चलना प्रारंभ करता है, सोयस जो है ए से चलना प्रारंभ करता है दक्षिण पूर्व की तरफ 130 मीटर जाता है। तो हम मान लेते हैं कि सोयस यहां से चलना प्रारंभ करता है ए, ठीक है ना, ए से चलना प्रारंभ करता है और 130 मीटर जाता है। तो मान के चलो वो 130 मीटर यहां आ गया, 130 मीटर। देखिए दक्षिण पूर्व, देखिए ये दिशा है, तो ये दिशा किधर है, मैंने बताया था यहाँ पर कहीं भी आपको दिशा लेना हो, आपको ये लेना है तो आप इस तरीके से बना लो। तो वही सेम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिए ये दिशा भी कौन सी होगी, देखिए पूर्व और दक्षिण, पूर्व की तरफ जा रहा है और दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी, ठीक है। और इसी प्रकार प्रतीक बी से चलना शुरू करता है और दक्षिण पश्चिम की ओर 130 मीटर जाता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम बी से चलना शुरू करता है, मान के चलो ये बी पॉइंट है, और दक्षिण पश्चिम मतलब ये दक्षिण है और ये पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम मतलब ऐसी डायरेक्शन, तो इधर जाता है। आगे बोल रहा है वो जब ये दूरियां तय करने के बाद वो सी बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए दूरियां तय करते से ही वो मिल रहे हैं, तो ये सी बिंदु पर मिल गए, वो ये सी बिंदु पर मिल गए। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन इसको समझने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपको डायरेक्शन है, आपको यहाँ से पता करनी है, तो आप इस पे ऐसी एक्सेस बना ले। आप देखिए वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इस तरीके से जाएगा, थोड़ी दक्षिण पूरब, क्योंकि ये पूरब ये दक्षिण, तो दक्षिण पूरब। तो यहाँ पे मैंने ये वही किया, ये दक्षिण पूरब डायरेक्शन है। और दक्षिण पश्चिम होगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इधर की तरफ, ठीक है।
बिंदु मिलते हैं। बिंदु डी इस तरह स्थित है कि यदि बिंदु ए और बी को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दें, तो मान के चलो मैंने ए और बी को सीधी रेखा द्वारा मिला दिया, तो बिंदु डी इस तरह से स्थित है कि वो उनका मध्य बिंदु है। आगे लिखा हुआ है मिला दें तो बिंदु उस रेखा का मध्य बिंदु होगा। बिंदु वो सी और डी के मध्य की दूरी कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर है बिंदु सी और डी के मध्य की दूरी। और ये दोनों तो आपको पता ही 130 मीटर ये दी थी, 130 मीटर ये दी थी। तो आपसे पूछ रहा है कि ए भी बताइए, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए यदि किसी ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है तो बड़ी आसानी से कर सकता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। यदि किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर कर्ण कितना है? यदि मैं ये निकाल रहा हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल है। कर्ण कौन सा है? इसके सामने वाली भुजा 130 मीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 130 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? 120 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 130 प्लस 120 और ये हो जाएगा 130 माइनस 120 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 250, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 10 और इधर आधार का स्क्वायर। जब उसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? आधार 50। मतलब ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई? 50। इसी तरह इधर भी लगा देंगे तो वही 130 है और वही 120 है। देखिए 90 डिग्री का एंगल वही 130 120, तो ये भी कितनी आ जाएगी? 50। अभी दोनों कितने हो गए? 50 50। तो ए और बी मिलाकर के टोटल दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर की दूरी हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 100 मीटर। देखिए थोड़ा जो मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पे वो आपको आने चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ आपसे बनना चाहिए। और यदि आपने नहीं किया हुआ है तो मैं इसको दिशा और दूरी वाले टॉपिक को भी एक बार और कवर कर लूंगा, जिसमें मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करवा लूंगा। वैसे आप सिंपल समझ लीजिए कि इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो कि तिरछी खिंची हुई रहती है। बाद बाकी दोनों भुजाएं कौन सी होती है? लंब और आधार। तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को देख सकते हैं। आप कितनी जल्दी आंसर आ गया। यदि जो मैथमेटिक्स में छात्र होगा उसको देखकर ही सोल्व कर देते, क्योंकि 13 और 12 का जोड़ा बन रहा है तो अपने बुद्धि से लगा लेता। 50 आएगा, 50 50 100। उसको पेन भी नहीं चलाना था। कैन यू बिलीव कि आपको पेन भी नहीं चलाना था यदि आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी आती है तो इस प्रकार हम अगली वीडियो में कवरेज करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन का। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।